किसानों के मुद्दों पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन अम्बाता के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के सचिव चौधरी शौकत अली चेची। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। शौकत भाई, आपका विजन लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपका चैनल का, आपने कीमती समय दिया। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की बात करें, चूंकि आप भी गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा से आते हैं, यहाँ पर किसानों की जो समस्या है लगातार चली आ रही हैं। बैकलीज की समस्या है, भूमि अधिग्रहण की समस्या है, और भी काफ़ी यहाँ ज्वलंत समस्या है, जैसे कि यहाँ पे बिजली जैसी समस्या है, उससे भी किसान बड़े परेशान हैं। तो क्या प्रमुख समस्या हम मानते हैं आप, और क्या संगठन की ओर से इसके लिए रणनीति तैयार की गई है? देखिए, संगठन अगर मैं अम्बावता की बात करूं तो अम्बावता बीच बीच में कहीं ना कहीं उपस्थिति अपनी दर्ज कराते रहते हैं, जो समस्याओं का आपने नाम लिया है। और बिजली विभाग की तो खैर यहाँ पर बहुत ज़्यादा तानाशाही चल रही है। आए दिन कोई ना कोई संगठन जो है धरने इनके खिलाफ देता रहता है। अभी भी एनपी सेल पे एक धरना चल रहा है, जिसमें इनका मेन जो टॉपिक आता है ये है कि सरकार के द्वारा शायद इनको संरक्षण मिल रहा है कि भाई 10 रुपये की फर्ज करो, किसी ने उपभोक्ता ने चोरी कर ली तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना ठोक दिया, मुकदमा लगा दिया। बगैर सूचना के किसी के घर में ये दाखिल हो जाते हैं और पुलिस जो है इनकी सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। और बिजली इतनी महंगी हो चुकी है, जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा भी है और दिल्ली भी है, दोनों में लगभग 2 रुपये 60 पैसे पर यूनिट के हिसाब से बिजली ली जाती है। लेकिन गौतम बुद्ध नगर की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3 कैटेगरी में इन्होंने बांट रखा है, जिसमें 9 रुपये 40 पैसे तक पर यूनिट के हिसाब से उपभोक्ता से चार्ज लिया जा रहा है। सवाल है किसानों का, किसान तो इस सरकार में बेचारा बन करके रह गया, खासकर गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर जो है उत्तर प्रदेश का एक सबसे मुख्य जिला है, जो सबसे ज़्यादा राजस्व देता है। लेकिन यहाँ अथॉरिटी की बात करें या सरकार की बात करें तो किसान यहाँ दर दर की ठोकर खा रहा है। चाहे आपने जिक्र किया था बैकलीज है, मुआवजा है, पुरानी आबादियाँ हैं, और उनकी जो रख रखाव की सुविधा हैं वो अन्य। और फसलों की अगर बात करें तो आवारा पशुओं से किसान बहुत ज़्यादा त्रस्त है। और महंगाई तो खैर चरम सीमा पर है ही है। तो किसान गौतम बुद्ध नगर में मतलब बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है शासन और प्रशासन से, चाहे ये अलग बिजली विभाग की बात करें या अन्य संस्थाओं की। शौकत भाई, चूंकि धान की फसल का सीजन आने वाला है, फसल पक के मार्केट में आने वाली है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक संतुष्ट हैं? देखिए, योगी सरकार की तो तैयारी जो चल रही है, मैं तो ये कहूँगा कि उनकी ठोको तैयारी है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में बेमौसम बरसात ने किसानों की फसलों को बुरी तरीक़ा से बर्बाद किया है। मकान उनके ढह गए हैं, मवेशी मर गए हैं। और लगभग जो है ये जो अब बारिश हुई है, इस बारिश में उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग जो है 30-35 के करीब जो सरकारी आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं, उसमें 30% किसान मर गए बाढ़ के कारण अपने खेतों की रखवाली करते हुए। और बाकी शुरुआत तो जो किसानों की बर्बादी की है वो योगी सरकार ने की है, कि भाई किसानों का और पशुओं का चोली दामन का साथ होता है, घनिष्ठ मित्र है एक दूसरे के। और गायों को आवारा पशु बना करके एक दूसरे का दुश्मन बना करके खड़ा कर दिया, जिसमें किसानों की फसलें तो बर्बाद हो ही रही हैं इन आवारा पशुओं के माध्यम से। लेकिन बहुत सारे जो है अकस्मात राह चलते हुए या कहीं मार्केट में जा रहा कहीं, उनको भी जो ये सांड बाजार है इन्होंने उनको वैसे टक्कर मार के मार दिया। कितने एक्सीडेंट से जो है गंभीर रूप से कोई घायल हुए, कुछ उनकी अकस्मात मौत हो गई, एक्सीडेंट हुआ वाहन से उससे टकरा करके। तो योगी जी के बारे में तो कुछ कहना बेकार है, क्योंकि इन्होंने तो एक चीज़ और करी है योगी जी ने, कि जब अखिलेश सरकार थी तो उसमें 250 रुपये क्विंटल का बोनस मिलता था, जो सरकारी कांटे पे माल किसान का जाता था। और उससे पहले बीएसपी की सरकार थी तो उसमें बीएसपी की सरकार में 150 रुपये क्विंटल के हिसाब से बोनस मिलता था। योगी जी आए, योगी जी ने बोनस ही खत्म कर दिया।
और जो किसान अगर सरकारी कांटे पे अपना माल बेचता है तो उसके लिए इन्होंने 9 शर्तें लागू कर दी। अब 9 शर्तें लागू कर दी, जबकि पहले कोई शर्तें लागू नहीं थी। किसान जो है ट्रॉली भर के अपने चाहे धान हो या गेहूं हो ले जा करके कांटे पे खड़ा कर दिया सरकारी पे, और वो तुल जाक रहा। अब इनकी 9 शर्तों को पूरी किसान नहीं कर पाता, उसमें गिने चुने लोग जो है किसान वो दे पाते हैं जो उनसे संबंधित या साँठ-गाँठ या रिलेशन में होते हैं, बाकी का माल तुलता ही नहीं है। बाकी तो व्यापारियों को जाता है। व्यापारी के बारे में आप जानते ही हैं, सभी पूरा देश जानता है कि अपनी मर्जी के रेट लगा करके बेचते हैं। शौकत भाई, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है, जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि पिछले 2 हफ्ते से लगातार जो बारिश हुई है उसमें किसानों की जो फसल है वो काफ़ी नुकसान उसमें हुआ है। और एक जो महंगाई का उछाल की बात करें तो जो खाद तेल है, खासकर उसमें सरसों का तेल होता है। अभी देखा गया कि पिछले 2 हफ्ते पहले सरसों के तेल की जो कीमत थी वो करीब 105 या 110 रुपए किलो थे, लेकिन आज अचानक जो वो 150 रुपए किलो पहुंच गया। उधर किसानों की फसल में नुकसान हुआ है, जैसे कि तोरिया है या सरसों है, लहटा है। तो इसमें आप किसका फेलियर मानते हैं? बहुत अच्छा आपका सवाल है। मैं अब से जो है 2013 में चला जाता हूँ। 2013-14 में 40 रुपये सरसों का तेल मार्केट के अंदर बेचा जाता था, और एमएसपी तो इनमें है, तिलहन में जो है एमएसपी है सरसों पे। लेकिन अब आज की डेट में आपने बताया कि 150 रुपये, ये 150 रुपये नहीं है, 180 रुपये। शायद आपको जो है कोई आपके संबंधित होंगे इस वजह से, लेकिन 180 रुपये किलो तेल को बेचा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो मैंने बरसात के कारण जो फसलों की बर्बादी का जो कारण बनाया, तो इसमें क्या मुनाफाखोरों की बल्ले बल्ले हो रही है? नहीं, मैं दोनों चीज़ें बताते हूँ कि एक तो ये है कि जो फसलें बर्बाद हुई हैं, फसलें बर्बाद हुई हैं तो इसका मतलब जो है किसान की जो फसल है कम हुई है। अब इसमें जो मुनाफाखोर कह दें या व्यापारी वर्ग कह दें या बीजेपी से सटे हुए लोग जो उनको यानी कि फंड देते हैं, उनके पेट में ये माल जाता है, उसे फिर वो अपनी मर्जी से बेचेंगे। और जब अपनी मर्जी से बेचेंगे, स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि जो बाउंडिंग थी उस बाउंडिंग को ही केंद्र सरकार ने ख़त्म कर दिया। यानी पहले बाउंडिंग थी कि भाई इतने से ज़्यादा जो है व्यापारी अपने माल को किसान के माल को नहीं लगा सकता, स्टॉक नहीं कर सकता, उसकी डेट भी थी। अब ये सारी चीज़ें ख़त्म होगी। अब महंगाई बेरोजगारी की जो आपने बात करी है, ये बहुत ही खतरनाक हमारे देश के लिए एक मुद्दा है कि देश के अंदर लगभग हर वर्ष 10,000 के आसपास में बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहा है, और लगभग 12,000 के करीब जो है किसान आत्महत्या कर रहा है। तो ये बेरोजगारी और महंगाई दोनों ही जो है ये हानिकारक है। इन्हीं के कारण ये जो है जघन्य घटनाएं जो घट रही हैं हमारे देश के अंदर, और इस पे ना तो केंद्र सरकार का फोकस है, ना ही प्रदेश सरकार तो करेगी क्या, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। तो जो अगला इंजन खींच रहा है तो पिछला इंजन उसके साथ साथ खींच रहा है। और महंगाई में यानी जो मैंने तेल का जिक्र किया था, तो महंगाई आज की डेट में पिछले 10 सालों में जो इस टाइम पे सत्ता में केंद्र में सरकार बैठी हुई है, चाहे कहीं डबल इंजन की सरकार है, 4 गुना महंगाई हुई है, और 4 गुना ही जो है बेरोजगारी हुई है। महंगाई और बेरोजगारी के अलावा अगर हम किसान के हकों की बात करें तो एमएसपी गारंटी कानून, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को ये विश्वास दिलाया था जब वो कृषि विधेयक कानून वापस लिए थे कि हम एमएसपी गारंटी कानून कुछ फसलों पर दे देंगे। लेकिन किसान चुनाव से पहले भी आंदोलन कर रहा था। किसान की मांग आज भी ये, उस समय भी ये थी कि हम सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून चाहते हैं। तो आज भी किसान धरना प्रदर्शन कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। तो इसमें आप किसका मानते हैं? किसान का जो आंदोलन है वो पूरे एक परचम एक अपने पायदान पर नहीं पहुंच पाया, क्या मानते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका सवाल है कि जिस टाइम पे मनमोहन सिंह जी केंद्र में थे और प्रधानमंत्री थे, और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है उस टाइम पे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने ही मनमोहन सिंह जी को लव लेटर भेजा था कि भाई C2+50 पर जो है किसान को उसके माल की कीमत मिलनी चाहिए, यानी सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। लेकिन उन्होंने उससे बढ़कर कही कि भाई C2+50,
तो अब सवाल इस चीज़ का आता है कि देश की जनता ने यानी किसानों ने भी और आम जनता ने भी जट मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया वोट दे करके कि भाई ये जो है सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून बना देंगे। लेकिन 2016 में ही नरेंद्र मोदी सरकार ने हलफनामा दे दिया कि भाई हम जो है एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने की प्रक्रिया में नहीं है, इससे देश का नुकसान होगा। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि आपने जिक्र किया कि भाई कुछ फसलों पर एमएसपी, पहली बात तो ये एमएसपी है ही नहीं। अगर अगर असल एमएसपी आती है तो जैसे इस टाइम पे गेहूं पर है 2275 रुपये किलो, सॉरी यानी 22 रुपये 75 किलो, 22 रुपये 75 पैसे किलो इस टाइम पे एमएसपी है गेहूं की। और धान की अगर मैं बात करूं तो धान की है 23 रुपये किलो। तो यानी कि 2300 रुपये क्विंटल धान और 2275 रुपये गेहूं। अगर इस पर असल एमएसपी दी जाती है तो ये बैठेगी, गेहूं की बैठेगी लगभग 3200 रुपये क्विंटल के आसपास और धान की बैठेगी लगभग 4000 रुपये क्विंटल के हिसाब से। अब इसमें यह है कि बहुत सारे जो है अंधभक्त कहें या फिर कुछ गुलाम कहें या फिर ये कहें कि भाई जो व्यापारी तबका है उसका नुकसान होगा कि भाई अगर एमएसपी दे दी जाएगी सभी फसलों पे तो इसमें जो है देश का नुकसान होगा। इसमें देश का नुकसान नहीं होगा। देश के अंदर आज भी जो है 70 रुपये किलो जो है गेहूं का आटा बेचा जा रहा है कई राज्यों में। तो जब एमएसपी हो जाएगी, मान लीजिए 32 रुपये किलो एमएसपी आ जाती है असल में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 35 रुपये किलो मार्केट में बिक पाएगा, इससे ऊपर नहीं बिकेगा क्योंकि एमएसपी के बारे में जानकारी हर आदमी को ये पड़ जाएगी। तो इससे किसान का भी भला होगा और जो है आम जनता का भी भला होगा। तो जो किसान लड़ाई लड़ रहा है कि भाई सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून बना दिया जाए ताकि हम भी संपन्न हों और देश की आम जनता भी संपन्न हो, उस पर भार नहीं पड़े। अब सवाल ये आता है कि भाई केंद्र की सरकार हो या केंद्र से जुड़े हुए लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो सरकार पर भार पड़ेगा। सरकार पर भार नहीं पड़ेगा। किसानों ने आज तक ये नहीं कहा कि भाई केंद्र सरकार उसको खरीदे। किसान ये कह रहा केवल आप कानून बना दीजिए, आप खरीदना या नहीं खरीदना, आपको जो है 4 लाख कुंटल खरीदना, 2 लाख कुंटल खरीदना, आप खरीदें अपनी मर्जी से, लेकिन हमारे माल को जो भी खरीदा वो एमएसपी पर खरीदे। जब एक बाउंड्री लग जाएगी तो उसमें जो भी आदमी माल खरीदेगा उससे कम का नहीं खरीदेगा और उससे ऊपर वो अपना कुछ भी खरीद सकता है। तो इसमें दोनों तरफ से ही लाभ है। अब सवाल इस चीज का आता है कि जब वो व्यापारी और इसमें सरकार जो विरोध कर रही है उसका कारण ही यही है कि भाई 10 रुपए के यानी 10 रुपए के माल को 5 रुपए में खरीद करके और 20 रुपए में बेचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की और ये उद्योगपतियों की मिली भगत है। इस वजह से जो है सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाने की प्रक्रिया से ये पीछे हट रही है सरकार। रहा सवाल इस चीज का कि आपने जिक्र किया था कि भाई जब किसान धरने आंदोलन में 13 महीने बैठे थे, जब 750 किसान उसमें धरने में शहीद हो गए और केंद्र सरकार को लगा कि भाई ये किसान हमारे खिलाफ चले जाएंगे, आगे आने वाले चुनाव में हमारी लुटिया डुबो देंगे, इस वजह से एक भाई माननीय मोदी जी ने कहा कि भाई मेरी तपस्या में कमी रह गई। तो ये एक राजनीतिक शगुफा था। वैसे मेरे ख्याल से ये जो पार्टी है ये पार्टी न जनता के हक में है और किसानों के हक में तो ये है ही नहीं किसी भी सूरत में। फिलहाल एक महत्वपूर्ण राज्य भारत का है जो कि एक कृषि बाहुल है, हरियाणा, और दूसरा कश्मीर। वहाँ पर विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, होने वाले हैं। सरकार को आए हुए करीब 5-6 महीने बीत गए हैं मोदी सरकार को। किसान एमएसपी गारंटी कानून सभी फसलों पर मांग रहा है, लेकिन सरकार अपने अड़ियल रवैया अपनाए हुए। क्या आपको लग रहा है इसमें, जो आप किस नज़रिए से देखते हैं इन चुनावों को? देखिए मुझे जो दिखाई दे रहा है कि मुझे ये दिखाई दे रहा है चाहे कश्मीर हो या हरियाणा हो, दोनों स्टेटें बीजेपी बुरी तरीक़ा से हार रही है। उसका कारण सबसे मेन चीज़ जो है कि सबसे मेन चीज़ तो किसान हो गया, क्योंकि हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान सबसे ज़्यादा इसके विरोध में रहा और उसी राज्य में चुनाव है। अब उससे जो है जो इंटरनेशनल हमारी रेसलर जो विनीश फोगाट जी जो देश की बेटी थी, उसके साथ में क्या हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा था और वो वहीं से जो है हरियाणा से वो आती हैं
और इस समय पे चुनाव भी लड़ रही है कांग्रेस से। तो जनता की जो सहानुभूति है कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के प्रति नरम है और बीजेपी के खिलाफ है। अब इसमें कुछ बिंदु मैं ये जोड़ देता हूँ कि बीजेपी जो पार्टी है वो लीक पार्टी है, यानी लीक से हट करके काम करती है, इनके सारे मामले लीक हो जाते हैं। जैसे कि नई संसद बनी तो उसमें पानी टपक रहा, वो लीक हो गया। जैसे कि अयोध्या में मंदिर बना तो वो लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। और इनके जो है बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं वो भी लीक हो गए, लेकिन उस लीक में ये आगे भरा खड़ा कर देते हैं। भरा कैसे खड़ा कर देते हैं, यानी एक दीवार सी लगा देते हैं। उस दीवार का क्या मतलब है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान और मंदिर मस्जिद ये जोड़ देते हैं, तो लोगों को भ्रम में डाल करके मुद्दे से भटका देते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर ये सिचुएशन जो मैं देख पा रहा हूँ, जो समझ पा रहा हूँ, हरियाणा हो या कश्मीर हो, तो भाई मैं किसान संगठन से जुड़ा हुआ हूँ या राजनीति से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, समाजवादी पार्टी से, तो लोग 10-20 लोग मेरी पहचान के वहाँ हैं। उनसे उनका साफ कहना है कि यहाँ जो है हर सूरत में बीजेपी बैकफुट पे है और बीजेपी की हालत ख़राब है। यहाँ बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी यहाँ रैलियाँ सभा करने में जो है कतरा रहे हैं। उनके प्रोग्राम सेटल हो जाते हैं और उसके बाद में फिर डेट चेंज हो जाती है या स्थान चेंज हो जाता है। और यहाँ जो बोलबाला रहेगा वो इंडिया गठबंधन का रहेगा, चाहे कश्मीर की बात करें हैं या हरियाणा की बात करें। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि देश की जनता को अब समझ में आ गया है कि भाई ये लीक पार्टी है और ये तानाशाही पार्टी है। तानाशाही क्या है कि भाई बीजेपी के अंदर जो है जितने भी भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी, देखो एक से एक बढ़ते हुए नेता भरे पड़े हैं। आपका ये कहना है कि इन चुनावों में जनता क्या करारा जवाब देगी? नहीं, करारा जवाब उसी वजह से देगी कि जो मैं बिंदु बता रहा हूँ कि वो विपक्ष में जो आदमी हैं, जो विपक्ष में नेता हैं, जो इनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं, इनकी विचारधारा के खिलाफ हैं, वे तो देशद्रोही और अपराधी हैं। और भाजपा में जितने भी लोग हैं वो सब के सब सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। तो इस चीज को जो आम जनता है उन्होंने देख लिया कि भाई जाति और धर्म तो हमारे देशवासियों की पहचान है, हमारा भारत देश महान है, तिरंगा हमारे सभी देशवासियों की शान है, और जीएसटी टैक्स वैट दे करके हम इस सरकारी खजाने को भरते हैं। कानून का पालन तो सभी करते हैं, लेकिन कानून का जो दुरुपयोग किया जा रहा है वो विरोधियों पे किया जा रहा है, ना कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो सब के सब जो है यानी ये मान के चलें कि फिर मैं दोबारा वही दोहरा दूं का सत्यवादी हरिश्चंद्र बन करके बैठे हैं। और जो इनकी विचारधारा के खिलाफ है वो पाकिस्तानी हैं, वो खालिस्तानी हैं, वो देशद्रोही हैं, वो आतंकवादी हैं। तो इस चीज़ को आम जनता जो समझ रही है, तो बीजेपी का तो मामला अब जैसे जैसे चुनाव होते जाएंगे लुटिया डूबती चली जाएगी। और मुझे ऐसा भी डाउट है, ऐसा मेरा मानना भी है कि शायद कश्मीर और हरियाणा के चुनाव होने के बाद में, क्योंकि वहाँ बीजेपी नहीं आ रही, बुरी तरीक़ा से हार रही है, हो सकता है केंद्र की सरकार चली जाए, क्योंकि जो नीतीश कुमार जी हैं या चंद्रबाबू नायडू जी हैं ये पलटी मार तो हैं ही हैं, तो हो सका है ये पलटी मार जाएं, क्योंकि वहाँ का एक मुद्दा उठ रहा अभी 80 जो दलित बस्ती थी, 80 घर थे, 80 घरों को वहाँ पे जला दिया, जबकि वो कब से कब 60-70 साल से वहाँ बसे हुए थे। लेकिन वो मुद्दा जो है गोदी मीडिया में नहीं दिखाई दे रहा, वे केवल हेडिंग दिखा रहे हैं, जबकि हेडिंग नहीं दिखाना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक जघन्य अपराध है। जिन लोगों ने उन 60-80 के करीब घरों को जला दिया, उनको बेघर कर दिया, और उसमें बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं, शायद 1-2 की मुझे ऐसा लग रहा कि मृत्यु भी हो गई हो। ये थे किसानों की आवाज़ चौधरी शौकत अली चेची। इनका ये साफ कहना है कि जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भाजपा सरकार को किसानों की नाराज़गी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आज भी अन्नदाता किसान एमएसपी गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर धरने पर बैठा हुआ है। और इस चुनाव में किसानों की जो नाराज़गी है वो सरकार को महंगी साबित होगी। फिलहाल इतना है, फिर मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ।